वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस 5th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1। आज हम इसमें हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के होने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिस्र, बी इराक, सी ईरान और डी अफगानिस्तान। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए मिस्र। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए उसे नील नदी की देन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईसा मसीह के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? उत्तर होगा बाइबल। तो आपका व्याख्या देखते हैं। ईसा मसीही की समस्त शिक्षाएं ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? उनका नाम था सिद्धार्थ। ये व्याख्या देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। अब 2 मार्क्स क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के क्या उद्देश्य थे? उत्तर देखते हैं। महमूद गजनबी के आक्रमणों के मुख्य उद्देश्य, फर्स्ट है धन संपत्ति लूटना। भारत के मंदिर संपन्न थे, यानी वहां पर जो धन संपदा से संपन्न थे, दान भी बहुत ज्यादा किया जाता था और जो भारत के मंदिरों में जो मूर्तियां होती थी वो सोने की हुआ करती थी और बहुत ज्यादा गहनों से लदी होती थी, तो वे धन संपदा से संपन्न होते थे। नेक्स्ट है राजनीतिक विस्तार। अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाना भी उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो अब व्याख्या देखते हैं। गजनबी ने मुख्यतः धन प्राप्त करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारे 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज के 3 प्रमुख वर्ग कौन से थे? तो वर्ग देखते हैं। मध्यकालीन यूरोप का समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था। यह समाज मुख्यतः 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित था, जिनकी भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। अब प्रमुख वर्ग हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है धार्मिक वर्ग। पादरी, बिशप, पोप, ये सब धार्मिक वर्ग में शामिल होते थे। समाज का धार्मिक नेतृत्व करते थे। ये सभी समाज का जो धार्मिक नेतृत्व है वो किया करते थे। नेक्स्ट है योद्धा वर्ग। सुरक्षा, युद्ध और प्रशासनिक नियंत्रण ये लोग संभालते थे। नेक्स्ट है उत्पादक वर्ग। किसान, शिल्पकार और मजदूर जो होते थे वो उत्पादन और कृषि पर निर्भर करते थे और ये इन्हें उत्पादक वर्ग कहा जाता था। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। इन तीनों वर्गों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम थी और प्रत्येक वर्ग की भूमिका स्थायी थी। इस प्रकार मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों, धर्मगुरु, सामंत योद्धा और किसान वर्ग पर आधारित एक कठोर सामाजिक ढांचा था। तो ये था हमारा 3 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के विश्व को क्या देन है? अब देन देखते हैं। उत्तर है, सरस्वती सिंधु सभ्यता विश्व की सर्व प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता ने अनेक उत्कृष्ट उपलब्धियां विश्व को प्रदान की। इनकी मुख्य देन देखते हैं। फर्स्ट है उन्नत नगर योजनाएं। यहाँ पर ग्रिड प्रणाली, पक्की सड़कें और नालियों की अद्वितीय ड्रेनेज व्यवस्था थी। तो ये विश्व को सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रमुख देन थी। नेक्स्ट था मानकीकृत भार व माप। विश्व के सबसे प्राचीन मानकीकृत तौल प्रणाली में से एक थी। नेक्स्ट है शिल्प और व्यापार। मोतियों, कढ़ाईदार शीलों, धातु कर्म और समुद्री व्यापार की उन्नत तकनीकें भी उस समय विकसित हो गई थी।
नेक्स्ट है शांतिपूर्ण समाज। युद्ध के कम प्रमाण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आचार, संस्कृति और व्यापार को यहाँ पर महत्व दिया जाता था। तो निष्कर्ष देखते हैं, इस प्रकार सरस्वती सिंधु सभ्यता ने नगर नियोजन, शिल्प कला, व्यापार और मापन तकनीकों के माध्यम से विश्व को अमूल्य योगदान प्रदान किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वीं सदी 19वीं और जो 20वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने विदेशी देशों पर नियंत्रण स्थापित किया। इस प्रक्रिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों की भूमिका रही, जो कुछ हद तक संबंधित होते हुए भी भिन्न अवधारणाएं हैं। इनका मुख्य जो अंतर है वो देखते हैं। फर्स्ट है, साम्राज्यवाद शक्ति विस्तार की व्यापक नीति है, जबकि उपनिवेशवाद किसी देश पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना होता है। तो ये एक साम्राज्यवाद शक्ति विस्तार की एक व्यापक नीति कहलाती है, जबकि प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना उपनिवेशी प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साम्राज्यवाद में राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व होता है, जबकि उपनिवेशवाद में सीधा प्रशासन शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्यवाद का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उपनिवेशवाद इसका ही एक रूप है। यानी साम्राज्यवाद का जो क्षेत्र है वो अधिक व्यापक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, साम्राज्यवाद में प्रभाव, उपनिवेशवाद में भूमि पर कब्जा और बसावट पर बल दिया जाता है। अब निष्कर्ष देखते हैं, साम्राज्यवाद प्रभुत्व की नीति है, जबकि उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष शासन का तरीका है। दोनों का उद्देश्य किसी कमजोर देश पर नियंत्रण ही होता है। तो ये इसके प्रमुख अंतर थे। अब हम चलते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की प्रथम व्यापक राष्ट्रीय उठान माना जाता है। यानी व्यापक रूप से एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है 1857 की क्रांति को। इसके पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य कारण शामिल थे। अब ये देखते हैं, फर्स्ट है राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की लेप्स नीति। लेप्स नीति में क्या होता था कि यदि किसी भी राजा का जो उत्तराधिकारी जो होता था वो पुत्र नहीं होता था या पुरुष अधिकारी उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो लॉर्ड डलहौजी की लेप्स नीति के अनुसार उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो अनेक रियासतों का विलय किया गया इसी के आधार पर, और बादशाह की उपाधि को समाप्त कर दिया गया था इस नीति के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण, भारी कर, यानी काफी हैवी टैक्स देना पड़ता था। देसी उद्योगों का पतन कर दिया गया था और किसानों और कारीगरों का शोषण किया जाता था। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक कारण, सुधारों को धर्म में हस्तक्षेप मानना, यानी कुछ सुधार किए गए अंग्रेजी शासकों द्वारा, जिसे भारतीय जो लोग थे वो उसे धर्म में हस्तक्षेप मानते थे। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव, और ईसाई जो मिशनरी थे वो प्रभावित करके हिंदू लोगों को क्रिश्चियंस बनाना शुरू कर चुके थे। तो ये भी एक 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण साबित हुआ। नेक्स्ट है सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, पदोन्नति में असमानता इत्यादि भी उसके उस समय के प्रमुख कारण रहे। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण, चर्बी लगे कारतूस की अफवाह, यानी ऐसे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो इस वजह से हिंदू और जो मुस्लिम वहाँ के सैनिक थे उनमें विद्रोह भड़क उठा। तो सैनिकों में विद्रोह हो गया था उस समय।
नेक्स्ट है ब्रिटिश नीतियों से असंतोष, भूमि राजस्व प्रणाली या ताल्लुकदारों या और जन समूह में असंतोष फैल गया था ब्रिटिश नीतियों के कारण। तो अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार अनेक कारणों के संगम से 1857 का जो विद्रोह है वो फूट पड़ा और उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन-कौन सी समस्याएं थी? ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई थी, उसके पश्चात, उसके बाद की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तर देखते हैं। 1947 में आजादी के साथ भारत को स्वतंत्रता मिली, परंतु साथ ही अनेक गंभीर चुनौतियां भी जो है वो सामने आई, जिसने नए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। जो चुनौतियां थी वो इस प्रकार थी। फर्स्ट है विभाजन की समस्या, भारी जनहानि, यानी क्योंकि जब स्वतंत्रता हमें मिली तो बहुत ज्यादा जनहानि हो चुकी थी, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, काफी दंगे भड़क उठे थे और शरणार्थियों की व्यवस्था की जा रही थी, की जानी थी। ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो स्वतंत्रता के बाद खड़ी हो गई थी। नेक्स्ट है रियासतों का एकीकरण। 562 रजवाड़ों को भारत में मिलाना एक कठिन कार्य था, रियासतों का एकीकरण करना। नेक्स्ट जो कि बाद में वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया, जिसे लौह पुरुष की उपाधि से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक संकट, उद्योग ध्वस्त, कृषि पिछड़ गई थी और बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ गई थी। नेक्स्ट है खाद्यान्न की कमी, देश भोजन के लिए आयात पर निर्भर था, यानी हमारे पास इतना भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था कि हम अपने जनसंख्या का भरण पोषण कर पाए, तो हमें भोजन के लिए भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। हम दूसरे देशों से भोजन को, यानी गेहूं या चावल इत्यादि को भी खरीदते थे। नेक्स्ट है सीमा समस्याएं, कश्मीर विवाद और सीमाओं की असुरक्षा भी काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस समय। नेक्स्ट है प्रशासनिक पुनर्गठन, संविधान निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन और नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाना इत्यादि बहुत सारी चुनौतियां हमारे देश के सामने आ गई थी। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु दृढ़ नेतृत्व और प्रयासों से देश ने आगे बढ़कर स्थिरता व विकास की दिशा में कदम बढ़ाए, जो आज आपको नजर आ रहे हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री का पोर्शन। आज हिस्ट्री का पोर्शन इस पेपर का हमारा कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।